हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रही हूँ, जिससे आपके आगामी किसी कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या इवन तो ये तो जीएस में भी काम आएगा। तो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, और जो आंसर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगा, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लासेस भी मैंने अपने चैनल पे ले रखा है, प्लीज़ आप उसे भी देख लेना, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी मदद करिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आप आज मैं 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप ABC करके नंबरिंग अपना लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैं बोलते जाऊंगी क्वेश्चन, आप अपने हिसाब से करना। तो अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और फिर आप कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप मैं 1 मिनट रुकती हूँ, आप 1 से लेके 30 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आप अपने हिसाब से लगाना, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों की उपयुक्तता का पर विचार करता है? तो ये अनुच्छेद आपका 300 है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, अगर आपको पढ़ने में टाइम लगा तो वीडियो को प्लीज़ रोक के आप अपना टाइम लेके फिर आप अपने आंसर को आप खुद से लगाना, फिर मेरा आंसर सुनना। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता? मतलब कहने का मतलब है कि किस जो समिति है उसका अध्यक्ष जो है वो शासक दल का होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति की। ठीक है, और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, संसद को प्राप्त निम्नलिखित में वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शून्य प्रश्नकाल, ऑप्शन बी है शून्यकाल, ऑप्शन सी है आधे घंटे की बहस, ऑप्शन डी है अल्पकालीन बहस। तो तीसरा का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्यकाल। इसकी कोई वो विधिवत निर्धारित नहीं की गई है, और ये शून्यकाल जो है भारत की देन है। निम्नलिखित में कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? आश्वासन समिति, प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन ये फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 मेंबर जो हैं आपके लोकसभा से होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में वो कौन सा उपाय जो लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचता है? ऑप्शन ए है आधे घंटे, ये थोड़ी हैजी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। आधे घंटे की बहस, ध्यानाकर्षण नोटिस, अल्पकालीन बहस और स्थगन प्रस्ताव। तो ऑप्शन बी, ध्यानाकर्षण नोटिस। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई है? ऑप्शन नंबर ए है प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी है गोरवाला समिति, ऑप्शन सी है कृपलानी समिति, ऑप्शन डी है संथानम कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथानम कमेटी। लोकायुक्त की स्थापना लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई? तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र में स्थापित हुई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? 1970, 1972, 1973, 1971। तो ऑप्शन नंबर डी, 1971 में लोक लेखायुक्त की स्थापना हुई। फिर है, शून्य काल के बारे में सही विकल्प में क्या शामिल है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा कट गया है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। यह संसद के दोनों सदनों, 1 मिनट में आपको पढ़ के बताती हूँ।
ये है पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा। ठीक है, ये संसद की दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा। पहला यहाँ पे छूट गया, पहला घंटा। एक मिनट में लिख के आपको बता दें। पहला घंटा। दूसरा ऑप्शन है इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में किया गया है। मतलब इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमन में किया गया है। तीसरा है इस काल में मामले बिना किसी पूर्व नोटिस का अनुमति के उठाए जाते हैं। चौथा है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। ठीक है, और फिफ्थ है संसदीय कार्यवाही में यह 1964 से भारत की देन है। तो ये इसमें 1 2 3 करके ऐसा है, तो इसका जो ये होगा आपका आंसर हो जाएगा, 9th का आंसर है आपका बी, मतलब तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, इस काल में इस काल में मामले के किसी पूर्व नोटिस की अनुमति उठाए जाते हैं और संसद दोनों सदनों के यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद, मतलब प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शून्यकाल आता है और इसमें किसी भी तरह की मांग मतलब मामले उठाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित सही वक्तव्य कौन से है? ध्यानाकर्षण से। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 ऐसे ऑप्शन करके है, तो मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति। सेकंड ऑप्शन है इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रियों से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना, इसमें सरकार की निंदा नहीं होती। ऑप्शन 4 है यह 1952 से संसदीय कार्य समिति में भारत की देन है, इसका उल्लेख प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में नहीं है। तो क्वेश्चन 10 का हो जाएगा, देखिए ये और ये नहीं है, 1 2 3 इसका सही है। ठीक है, 1 2 3, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? स्थगन प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, तो यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान के लोक महत्व के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना होता है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमोदन आवश्यक है। कौन सा? स्थगन प्रस्ताव। तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड, राज्यसभा यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते। देखो ये तीसरा को आप काट दो। ठीक है, बाकी सारा आंसर सही है, 1 2 4 और 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के बीच अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय रिट को जारी कर सकता है केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के मामले में, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, जबकि उच्च न्यायालय रिट केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कर सकता है। ये थोड़ा सा धुंधला है, मैं आपको पढ़ के। ऑप्शन डी सेकंड है उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा रिट जारी कर सकता है जबकि उच्चतम न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता। तीसरा है उच्चतम न्यायालय केवल अपील के मामले में रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय केवल तब जारी कर सकता है जब संबद्ध पक्ष उसके पास जाता है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के मामले में, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट
कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, देखो पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो 1 2 3 गलत है, तो हमारे सही कथन हम पढ़ लेते हैं एक बार। 1 2 3 गलत है, तो चौथा कथन सही है। तो चौथा कथन क्या है? उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के मामले में बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है आपका, एक मिनट फ्रेंड, 12 का आंसर है आपका बी। ठीक है, और ये क्या पूछ रहा था? भारत की उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के रीट अधिकार क्षेत्र के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछ रहा है, तो 1 2 3 गलत है और सही कौन है? 4। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे संसदीय देशों में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण प्रभावशीलता में निम्न में से किन कारणों से कम और सीमित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रशासनिक काम के आकार और विधिवत के विस्तार, गिलोटिन अक्सर इस्तेमाल, विधायिका का बड़ा आकार, विधायिका के सदस्य साधारण, वित्त समिति का काम सब परीक्षण करना है। तो ऑप्शन आपका 13 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सब भारत जैसे संसदीय प्रशासन का विधायी नियंत्रण प्रभावशीलता में निम्न में से किन कारणों से कम और सीमित है? इन्हीं कारणों से कम और सीमित है, मतलब सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगला है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने संसद के समर्थन की आवश्यकता होती? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन, ऑप्शन डी 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक इसमें जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंतरिक प्रश्न के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? आंतरिक प्रश्न के बारे में, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इस पर तारे का चिन्ह होता है, इस पे तारे का मतलब स्टार का चिन्ह होता है अतारांकित पृष्ठ पे। इनके उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिए जाते हैं, मतलब यानी मौखिक रूप से नहीं दिए जाते, तो अतारांकित के लिखित दिए जाते होंगे। इस तरह के प्रश्न के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं होता, इस पर तारे का चिन्ह नहीं होता, ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी। तो क्या पूछ रहा, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखो अतारांकित पृष्ठ पे क्या होता है, स्टार का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, इस तारे का चिन्ह नहीं होता, इसके उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिए जाते। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है, बाकी थर्ड, इसके प्रश्न उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं होता, इस पर तारे का चिन्ह नहीं होता, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो आपका ये, हाँ कौन सा सही नहीं है ना पूछ रहा है, तो बोल रहा है इस पर तारे का चिन्ह नहीं होता, नहीं तो होता है, कौन सा सही नहीं है पूछा। ठीक है, सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तो इस पर तारे का चिन्ह होता है, नहीं तारे का चिन्ह होता है, तो इस पर तारे का चिन्ह नहीं होता है, और इसके उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिए जाते। ये तो पहला, और दूसरा ये गलत है, बाकी तीसरा और चौथा पांचवा सही है। अगला है, संसद में लोकपाल विधेयक निम्न में से कौन से वर्ष प्रस्तुत नहीं हुआ? ठीक है, तो कौन कौन से वर्ष प्रस्तुत हुआ ये आप ध्यान रखिए, कौन से वर्ष नहीं हुआ वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो 78 में नहीं हुआ, तो 68 में हुआ था, 71 में हुआ था, 85 में हुआ था, 68 में नहीं हुआ था। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक समान है और कारण है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश निषेध उत्प्रेषण लेख अधिकार परीक्षा जारी कर सकते हैं। तो आपका 17 का हो जाएगा ये। ए गलत है बट आर सही है, डी ऑप्शन। ये तो थोड़ी सही है, दोनों का एक जैसा थोड़ी अधिकार। अपीलीय अधिकार इस प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार इसका नहीं है, किसका? उच्चतम न्यायालय का। तो पहला गलत है कारण। और अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र में प्रशासन का परम उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति है। जनतांत्रिक सरकार लोकगत प्रभुसत्ता पर आधारित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। डी आंसर हो जाएगा 17 का, और 18 का हो जाएगा आपको ए आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक बहस, ध्यानाकर्षण, शून्य काल, फिर है लोक उपक्रम समिति। ठीक है। तो 19 का है आपका बी आंसर। तो अल्पकालीन बहस आपको 1953 में, और ध्यान आकर्षण बहस जो है आपका 1954 में, शून्यकाल है आपका 62 में। वहां पे एक में ऑप्शन दिया था 64 ना, तो वो गलत था। लोक उपक्रम समिति तो 1953 में। सॉरी मैंने कुछ गलत लगाया क्या? डी का तो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट बचा हो ना। सॉरी, हाँ फर्स्ट बता ना, ये तो 53 हो, ये हो गया। देखो एक बार मैं फिर से बोल देती। अल्पकालिक बहस कब हुई है? 1953 में। ध्यानाकर्षण 54 में, 1954 में। शून्यकाल 1962 में, चीन के साथ भारत का जो युद्ध हुआ था उससे थोड़े कोरिलेट करके आप याद रखना। और फिर लोक उपक्रम समिति 1964 में। अगला है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हर एग्जाम में लगभग आते ही, या तो एक क्वेश्चन इसको बना के दे दे या ऐसे कॉलम में बना के दे दे। रीड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। पहला है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक है। तो परमादेश हम आदेश देते हैं, तो ए का सेकंड, तो ए का सेकंड तीनों में है। ठीक है। फिर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो शारीरिक रूप से प्रस्तुति। अधिकार परीक्षा किस, सी का हो जाएगा किस आज्ञा पत्र से या किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा। फिर है आपका उत्प्रेषण, प्रमाणित करने को। ठीक है, ये लग गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र, सरकार के विरुद्ध दावा। अभी हमने 300 अनुच्छेद किया था ना, सरकार के विरुद्ध दावा। उच्चतम न्यायालयों का रिट अधिकार, न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत। तो बहुत आसान है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय का रिट है 1900 अनुच्छेद 32, सरकार के विरुद्ध दावा 300 अनुच्छेद, उच्च न्यायालय का रिट है 226, और न्यायिक समीक्षा आपका हो गया अनुच्छेद 13। तो इसके हिसाब से आपका 21 का क्वेश्चन, ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? चयन, प्रमाणीकरण, नियुक्ति, स्थापन। ठीक है। तो ये होगा प्रमाणीकरण। जब वेरिफिकेशन होता है, जब उनकी अंतिम नियुक्ति हो जाती है तो उनके सारे सर्टिफिकेट, सारे उनका वेरिफिकेशन होता है, प्रमाणीकरण होता है नियुक्ति के। ठीक है, अंतिम कार्य यह है प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 33, तो भारतीय लोक सेवा के सदस्यों के सेवा शर्त का निर्धारण करता है। तो ये जो है भारतीय, अखिल भारतीय सेवा का जो करता है वो है भारतीय संसद। ठीक है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, भारतीय संविधान, संघ लोक सेवा आयोग, तो नहीं, भारतीय संसद करता है। संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है? क्वेश्चन नंबर
24 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 क्या है? संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा लोक सेवकों की सुनिश्चितता करती है? तो अनुच्छेद 311। फिर है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखो, पहला है भारत ने लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं। भारत ने लोक सेवकों, ठीक है। कारण है, भारत में लोक सेवकों को मतदान का अधिकार है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? तो दोनों तो सही है, मतदान का अधिकार नहीं है, लोक सेवक भी तो एक आम नागरिक है, वो भी मतदान करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 25 का बी। दोनों सही है, बट दोनों अलग बातें कर रही है। ये लोक सेवक गतिविधियों के नियंत्रण और ये मतदान का अधिकार, तो दोनों बातें अलग हो रही है, बट दोनों बातें सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति से अपील कर सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 311 में कहा गया है कि लोक सेवक को किसी उस प्राधिकार द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता जो नियुक्ति करने वाले प्राधिकार के अधीनस्थ हैं। तो दोनों सही है, और सही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है लेखा अनुदान कब पारित किया जाता है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा लेखा अनुदान। पहला ऑप्शन है मांगों पर मतदान के बाद, आम बहस से पहले, आम बहस के बाद, मांगों पर मतदान से पहले अथवा आम बहस के बाद। तो आम बहस के बाद, ऑप्शन सी 27 का राइट आंसर है। अगला है बजट अधिनियम निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में, जो बजट किस तरीके से मतलब प्रोसेस से बनता है उसको हमें सीरियल वाइज करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला होता है विधायिका का प्रस्तुतिकरण, फिर होता है आम बहस, फिर होता है अनुदानों मांगों पर मतदान, फिर होता है विनियोग विधेयक, फिर होता है वित्त विधेयक। तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले क्या होगा? विधायकों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है। फिर आम बहस होगी, लोग बहस करेंगे इस विषय पे, ठीक है। फिर मतलब जब बजट बनता है उससे पहले की बात हो रही है, ये जब बजट बनता है उनका क्या क्या, सबसे पहले विधायिका का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस होता है, आम बहस के बाद आपका अनुदान मांगों का पर मतदान होता है कि कितना हम अनुदान रखेंगे, फिर होता है विनियोग विधेयक, फिर होता है वित्त विधेयक। तो आप याद रखिए, वित्त विधेयक बाद में होगा, सबसे पहले हो जाएगा विधायिकाओं का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बजट के साथ विधायकों के निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए, ये थोड़ा है जी, इसको हटा देती हूँ मैं, ये क्वेश्चन ये कर लेते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यात्मक की शर्तें निम्न में कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? तो इसका हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार मैं सारे ऑप्शन पढ़ती हूँ आपको। इसमें मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए। कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है, हमेशा जब भी प्रश्न पढ़िए तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं है, बाकी तीनों होंगे। तो पहला है इसमें मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए। इसका संबंध उस खर्च से नहीं होना चाहिए जो भारत की संचित निधि से लिया जाता है। यह एक ऐसी अधिक मांग से संबंधित कर नहीं होना चाहिए। इसको विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं है, यह एक अधिक मांग से संशोधित नहीं होता, यह अधिक मांग से संशोधित नहीं होता। अब हम 30 क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन नहीं किया, तो ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो अंतिम रूप से होती है, तो ये जिम्मेदारी संसद को है। चलो 32 भी कर लेते हैं, 34 तक कर लेते हैं, ठीक है। आम बजट में सैनिक खर्चों के लिए मांगों का संख्या कितना है? आम बजट में असैनिक खर्चों के लिए, ठीक है।
तो 32 का है आपका 103। अगला है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निम्न कौन सा अनुच्छेद बजट शब्द का उल्लेख करता है? देखो बजट शब्द से कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान में वार्षिक वो है, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि बजट शब्द ही हमारे में नहीं दिया गया है। वार्षिक वित्तीय ये वार्षिक वित्तीय ऐसा करके कुछ वर्ड है, मतलब बजट वर्ड ही हमारे में अनुच्छेद में दिया, मतलब हमारे संविधान में बजट वर्ड नहीं यूज किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण वो यूज किया गया 112 में, ठीक है, और धन विधेयक 110 में है, बट ये बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। भारत में बजट विधिवत किस वर्ष से शुरू किया गया? तो भारत में जो बजट है वो विधिवत रूप से किस वर्ष से स्टार्ट हुआ है? तो आपको ऑप्शन 34 का, अच्छा जब अंग्रेज के समय से ही है 34 का ऑप्शन ए 1860 में, जब अंग्रेज के समय से। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हमने 33 क्वेश्चन तक कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसी तरह की क्वेश्चन लेके आऊँगी ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से और बेहतर हो सके, क्योंकि कभी कभी हम थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं बट क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो एग्जाम में हम कंफ्यूज रहते हैं जिसके कारण हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लग रही है ये क्लास तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।